इस सीरीज की शुरुआत में हम देखते हैं कि रे वाइट एक फ्यूनरल पर जाता है और हम देखते हैं कि ये फ्यूनरल हॉवर्ड का रहता है। फिर थोड़ी देर बाद हमें एक छोटी सी फ्लैशबैक की स्टोरी दिखाई जाती है जिसके अंदर हॉवर्ड मरते हुए रे से कहता है कि तुम्हें अभी और जीना होगा। फिर वहाँ एक कॉमरेड को दिखाया जाता है जिसके बाद एक आइस बॉल का मैजिक होता है। फिर आगे की स्टोरी में हम देखते हैं कि रे अब बड़ा हो गया है और वो किसी एकेडमी में एंटर करता हुआ अभी रास्ता ढूंढ ही रहा था। तभी अचानक से एक लड़की आकर उससे टकराकर गिरने ही वाली थी, लेकिन रे उसे गिरने से पहले ही बचा लेता है। वो लड़की रे से कहती है कि तुम्हें चलते हुए ऐसे अचानक से रुकना नहीं चाहिए। तभी रे कहता है कि मैं अभी यहाँ पर नया हूँ। फिर वहाँ दो और लड़कियां मौजूद थी और वो कहती हैं कि एंट्रेंस सेरेमनी 2 दिनों पहले ही सबका एंट्रेंस करा चुकी है, फिर शायद से ये कोई आम लड़का होगा। ये सुनकर वो लड़की काफी घबरा जाती है और कहने लगती है कि मुझे एक आम लड़के ने टच कैसे किया। ये सुनकर वो लड़की वहाँ पर बेहोशी होने लगती है। फिर वहाँ एक बंदा आता है जिसका नाम रॉबर्ट है। वो कहता है कि इस इंस्टीट्यूट में केवल नॉवल और सोर्सर लोग ही पढ़ सकते हैं, ये आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट बहुत पुराना और ऑनरेबल है। यहाँ पर सोर्सरर्स को प्रोड्यूस किया जाता है, तुम जैसे लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट नहीं है। फिर रे बोलता है कि ये तो बहुत गलत बात है, क्योंकि मैंने सुना है कि इस इंस्टीट्यूट में सभी लोग पढ़ सकते हैं। पर वहीं रॉबर्ट रे से लड़ने की कोशिश करने लगता है, पर रे अपने आप को बचा लेता है। तभी अचानक से वहां पर एक लड़की आकर रॉबर्ट को रोक देती है और ये लड़की किसी बड़े नॉवल की बेटी थी। इसका नाम रोज रहता है। वो लड़की जो रे से टकराई थी वो रोज को देख के बहुत इम्प्रेस हो जाती है। फिर रॉबर्ट कहता है कि मैं तुम जैसे ऑर्डिनरी पर्सन को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। फिर रोज रे से हाथ मिलाती है और कहती है कि तुम्हारा इस इंस्टीट्यूट में स्वागत है, तुम एक ऑर्डिनरी पर्सन हो, तुम्हें जरूर कोई बड़ा टैलेंट देखकर ही इसमें एक्सेप्ट किया होगा। फिर रोज कहती है कि तुम मुझे मिस रोज नहीं बुलाकर सिर्फ रोज बुला सकते हो, और रे भी वहां पर जवाब देता है, कहता है कि तुम मुझे रे बुला सकती हो। रोज कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी परेशानी हो तो तुम मुझे बताना जरूर। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी स्टूडेंट्स एक हॉल में जाते हैं। वहां पर उनकी प्रिंसिपल उन सभी का स्वागत करती है और वो अपने मैजिक से अपने स्टेयर को ऊंचा कर लेती है और कहती है कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट सॉर्सरर एकेडमी आर्नल एकेडमी है। यहाँ आप लोगों को इसलिए चुना गया है क्योंकि आप लोगों में वो काबिलियत है बेस्ट सॉर्सरर बनने की, पर आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी फर्स्ट आर्डी सॉर्सरर बनने के लिए। वो कहती है कि मैं कार्नट हूँ, यानी कि तुम्हारी प्रिंसिपल। फिर वो अपना स्पीच खत्म कर लेती है। फिर अनाउंसर प्रिंसिपल का शुक्रिया करते हैं और एक स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव को बुलाते हैं जो कि असल में रोज थी। वो एक स्पीच देती है और कहती है कि मैं सॉर्सरर्स इंस्टीट्यूट में आकर बहुत खुश हूँ, और वो ये भी कहती है कि जैसा तुम्हारे प्रिंसिपल ने कहा हमें मेहनत करनी होगी, हमें अपना बेस्ट देना होगा ताकि हम बेस्ट सॉर्सरर बन सकें। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि एक क्लासरूम जिसमें टीचर रे को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए कहती है। फिर रे अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि मुझे पता है कि आप लोगों को पता है कि मैं एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ, मुझे आप लोगों के साथ काम करके बहुत खुशी होगी। वहाँ रोज भी रहती है और वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करने में बहुत अच्छा लगेगा। वहीं पर एल्बर्ट इन सभी बातों को सुन के काफी गुस्सा होने लगता है और सोचने लगता है कि रोज भी आखिर इस लड़के से क्यों बात कर रही है, आखिरकार ये है तो एक ऑर्डिनरी लड़का ही। फिर रे खिड़की से बाहर देखने लगता है तो उसे पूरा शहर जलता हुआ दिखाई देता है। फिर अचानक से टीचर देखती है कि रे खिड़की से बाहर देख रहा है और वो उसकी तरफ में एक चौक फेंकती है। उस चौक को रे पकड़ लेता है और वो चौक जल्दी ही वहीं पर फूट जाता है, जिसके बाद रे का पूरा चेहरा वाइट पड़ जाता है। फिर टीचर रे से कहती है जब क्लास चल रहा हो तो क्लास में ध्यान रखो। फिर टीचर कहती है कि हम लोग सॉर्सर रैंक पर बात कर रहे थे। तो वो रोज से पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकती हो कि सॉर्सर रैंक कितने होते हैं। तभी रोज बोलती है कि सॉर्सरर 5 रैंक के होते हैं, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम एंड टॉप वाले को ग्रैंड कहा जाता है। फिर टीचर बताती है कि एक वक्त में केवल 7 ही टॉप में रहते हैं और उनकी आइडेंटिटी लोगों से छुपाकर रखी जाती है। उस रैंक में से एक हमारी प्रिंसिपल भी है जो कि एक ब्लेज सॉर्सरर है, और दूसरी एक स्पेल बाइंडिंग सॉर्सरर है जो कि कैरोल है, जो कि इन सभी 7 सॉर्सरर्स में से सबसे ज्यादा नोन है क्योंकि वो एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में है। और तीसरा सॉर्सरर एक रे ईस्ट वॉर में है जिस पर रोज बोलती है कि वो असल में एक आइस प्लेस सॉर्सरर है। फिर टीचर बोलती है कि तुम लोग एक बात ध्यान में रखना, जब तक तुम लोग इस इंस्टीट्यूट में हो तो तुम लोगों का मकसद केवल ग्रैंड सॉर्सरर बनना होना चाहिए। फिर इस पे हेल्बर्ट बोलता है कि अगर हमारा गोल फिक्स है तो हमारे बीच एक ऑर्डिनरी लड़का क्या कर रहा है। उस पर टीचर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ पहुंचने के लिए उसने एंट्रेंस एग्जाम पास किया है और वो इंटरव्यू में भी सिलेक्ट हुआ है। फिर टीचर चेयर को अलग अलग कर देती है और वो कहती है कि ये तुम्हारा बेसिक्स है, तुम लोगों को बेसिक्स कभी भी नजरअंदाज मत करना, इसके लिए तो ग्रेड 7 को भी कोई बहाना नहीं मिलता। फिर टीचर रोज से पूछती है कि सॉर्सर क्या होता है। फिर रोज इस पर आंसर देती है कि ये एक कला होती है जो प्राइमरी मटेरियल से बनता है। प्राइमरी मटेरियल इस दुनिया के बिल्डिंग ब्लॉक मटेरियल है। ये सुनकर टीचर रोज की तारीफ करने लगती है। फिर टीचर कहती है कि सॉर्सरर में एक मेन चीज होता है जिसे कोड थ्योरी कहते हैं। फिर टीचर एक प्राइमरी मटेरियल का इस्तेमाल करके एक कोड में लाती है और वो बोलती है कि इस कोड में अभी भी बहुत ज्यादा मटेरियल है, वो फिर इसी मटेरियल को इस्तेमाल में लाएंगे।
वो टीचर उस मटेरियल को हटा देती है और फिर उस कोड को अगले स्टेज में ले जाती है और कहती है कि इस स्टेज में तुम लोग कोड को प्रोसेस करोगे, जिससे एक्स्ट्रा डेटा रिमूव हो जाएगा और फाइनली तुम उससे जो बनाना चाहते हो वो तुम उसे बना सकते हो। टीचर ने उससे एक रोज बनाया और कहती है कि तुम लोग जो भी चीज़ बनाना चाहो बना सकते हो और तुम लोग इसको रिमूव भी कर सकते हो। फिर टीचर कहते हैं कि अगर तुम लोगों का कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हो, जो भी मैंने बताया इससे रिलेटेड। फिर रोज पूछती है कि टीचर, इसकी इस्तेमाल का कोई लिमिट भी है? फिर टीचर बोलती है वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, ये डिपेंड करता है कि प्राइमरी मटेरियल तुम कैसे यूज़ करती हो और वो तुम्हारी लिमिट पे डिपेंड करता है। फिर टीचर कहते हैं कि प्राइमरी मटेरियल मैटर से बना है और ये मैटर 4 तरीके के होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। फिर एक और लड़की बोलती है कि मैम, जो आपने अभी मैजिक यूज़ किया उसमें एंटी मैटर भी प्रेजेंट था। उस पर टीचर बोलती है कि सॉर्सरर एंटी मेटल को यूज़ नहीं करते हैं, वो एक डॉक्टर लेवल का कोड है जिसे तुम लोगों को सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर प्रैक्टिस करवाने लगती है। फिर सभी के सभी स्टूडेंट्स आइस रोज बनाने लगते हैं, जिसमें रे एक छोटा सा क्यूब भी बना पाता है। उसी बीच एल्बर्ट आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और वो क्लास से बाहर चला जाता है और वो कहता है कि मैं इस ऑर्डिनरी लड़के को एक्सेप्ट नहीं कर सकता। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे बिल्डिंग में इधर उधर घूमने लगता है। फिर अचानक से उसे एक लड़की दिखाई देती है और ये वही लड़की थी जो क्लास में टीचर से एंटी मैटर के बारे में पूछ रही थी। वो लड़की लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी, तभी रे उसके पीछे पीछे चला जाता है और फिर वो उससे कहता है कि तुमने जो क्वेश्चन पूछा था, क्या उसी के बारे में यहाँ बुक ढूंढने के लिए आई हो? फिर दोनों एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कराते हैं और रे वहाँ पर उस लड़की को बार बार मिस एलिसा ग्रिफिथ बुलाता है, जिस पर एलिसा कहती है कि तुम मुझे सिर्फ एलिसा बुला सकते हो। फिर एलिसा रे से कहती है क्या तुम्हें भी मैजिक सीखने की इच्छा है? तो फिर रे कहता है हाँ, मुझे भी वो मैजिक सीखने की इच्छा है। फिर अचानक से एलिसा का हैट नीचे गिर जाता है, जिसे देख कर रे बोलता है कि तुम्हारे बाल तो बहुत ही सुंदर है, तुम इसे ढक कर क्यों रखती हो? तो इसी पर एलिसा कहती है क्या तुमने मेरे कान नहीं देखे कि वो कितने उठे हुए हैं? तो फिर रे पूछता है क्या तुम एक हाफ एल्फ हो? तो इसी पर एलिसा जवाब देती है कि हाँ, मेरी माँ एक एल्फ थी। फिर रे एलिसा से बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम्हें अपने आप को ऐसे ढक के नहीं रखना चाहिए। फिर रे और एलिसा दोनों उस जगह से जाने लगते हैं। वहीं पर रे कहता है कि मैं अभी तुम्हारे साथ और भी वक्त बिताना चाहता हूँ। फिर अगले सीन में रे अपने रूम में जाता है और वहाँ देखता है कि पहले से एक लड़का खड़ा था और उसका नाम हमें एवी आर्मस्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। तो वो कहता है मैं दूसरे नॉर्मल लड़के के जैसा नहीं हूँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़के हो। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं और वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी और मेरी बॉडी एकदम सेम है, इसलिए हमें बाकियों से कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं कि रे मॉर्निंग वॉक कर रहा होता है, तभी वहां से एक लड़की गुजरती है और उसकी स्कर्ट हवा में उड़ने लगती है, जिसे देखकर रे वहां पर जाके उससे माफी मांगने लगता है। पर वो लड़की कहती है कि कोई बात नहीं, सुबह सुबह वॉक करना अच्छी बात है, तुम तो वही ऑर्डिनरी लड़के हो ना? तो रे कहता है हाँ, मैं वही लड़का हूँ। उस लड़की का नाम रेबेका था, जो कि 3rd ग्रेड की स्टूडेंट थी। वो रे को कहती है कि तुम मुझे रेबेका बुला सकते हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रे अपने रूम पार्टनर के साथ इंस्टीट्यूट में जा रहा होता है। वो कहता है कि रेबेका टॉप नोबल फैमिली से बिलोंग करती है और एवी ये भी बोलता है कि रोज और ऑर्गन ये दोनों भी टॉप 3 रैंक की फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर रे कहता है कि मुझे माफ कर देना, क्योंकि मैं ना कंट्री साइड में पला बड़ा हूँ, इसलिए मुझे नॉवल के बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। फिर एवी बिल्डिंग के पास जाकर रे से कहता है कि ठीक है, तुम अपनी क्लास में जाओ, मुझे इंस्ट्रक्टर ने बुलाया, हमारा पहला क्लास स्पोर्ट्समैनशिप का होगा, तो तुम जल्दी से चेंज करके आ जाना। फिर वो वहां से जा ही रहा था कि एक लड़की आकर उससे टकरा जाती है। इस लड़की का नाम क्लैरिस था और वो रे पर चिल्लाने लगती है, कहती है कि जब कोई तेजी से आए तो उसके सामने से हट जाना चाहिए। फिर वहां पर रे कहता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। फिर क्लैरिस कहती है कि तुम वही ऑर्डिनरी लड़के हो ना? फिर रे उस लड़के के बालों की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुम्हारे बाल बहुत ही खूबसूरत हैं, बहुत ही अच्छे हैं। ये सुनकर क्लैरिस बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी में रहती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले सीन में रे प्रिंसिपल के ऑफिस में जाता है और वो प्रिंसिपल को क्रोनिन करके पुकारता है। इस पर प्रिंसिपल कहती है कि तुम मुझे एबी कहकर पुकार सकती हो, क्योंकि प्रिंसिपल का नाम एबी रहता है। फिर प्रिंसिपल बोलती है कि तुम्हारा यही सबसे अच्छी बात है कि तुम कभी बदलते नहीं। फिर इंस्ट्रक्टर का सीन आता है, इसमें सभी लोग सिंपल तलवारबाजी का प्रैक्टिस करेंगे। अगर मैटर सीरियस हुआ तो मैच को वहीं पर रोक दिया जाएगा। पहला पर्सन रे था और उसका ओपोनेंट एल्बर्ट। यहाँ सभी लोग रे को विथर्ड बुला रहे थे। वहीं पर रोज खड़ी होकर ये सभी बातों को सुन रही थी। फिर रोज एवी से पूछती है क्या ये विथर्ड का मतलब विजर्ड ही होता है ना? फिर एवी रोज को बताता है कि मैं रे का रूम पार्टनर हूँ। फिर एल्बर्ट और रे दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है। एल्बर्ट रे के ऊपर में पूरी पावर से अटैक करता है, पर रे आसानी से उसे डिफेंड कर लेता है और एक बार एल्बर्ट पर अटैक करता है तो रे उसकी तलवार को तोड़ देता है। इसी पे उसकी प्रिंसिपल कहती है कि रे तुम्हारा कोई जवाब नहीं, और सभी उसकी तारीफ करने लगते हैं। इसके बाद दूसरे सीन में हम रे और उसके रूम पार्टनर एवी को देखते हैं, जो कि एक्सरसाइज कर रहे होते हैं। फिर रे कहता है कि हमें एक्सरसाइज खत्म करने के बाद प्रोटीन शेक पीना चाहिए। फिर एवी बोलता है रे से कि तुमने एक बार में 2 क्लब को ज्वाइन कर लिया। तो फिर रे बोलता है हाँ, इसलिए मुझे और ज्यादा मेहनत करनी होगी।
फिर एवी बोलता है कि ये इतना आसान नहीं होगा। तभी रे एक कार्ड को निकाल के उसे दिखाने लगता है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रे एक रूम में जाते हुए दिखाई देता है, जहाँ पर कई सारे बॉडी बिल्डर लोग थे। फिर उन लोगों में से उनका लीडर रे से बोलता है कि तुम एनवायरनमेंट एकेडमी में ज्वाइन करना चाहते हो, तो तुम्हें ये बात बता दो कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। इसमें हम लोग रिवर, फॉरेस्ट और लेक में जाकर प्रैक्टिस करते हैं। फिर वो लीडर बोलता है कि हमें पहले तुम्हारी बॉडी चेक करनी होगी कि तुम इस क्लब में ज्वाइन करने के लायक हो या फिर नहीं। पहले तुम अपने कपड़े उतारो। फिर रे अपने कपड़े उतारता है और उसकी बॉडी देख के सभी लोग दंग रह जाते हैं। वो कहती है कि तुम्हारी बॉडी बिल्कुल परफेक्ट है। फिर रे बोलता है कि मैं पहले फॉरेस्ट में जाकर प्रैक्टिस करता था। फिर वहाँ का लीडर पूछता है कि क्या तुम्हारे पास गोल्डन कार्ड है। तो फिर वहीं पर रे अपना गोल्डन कार्ड को निकालकर उन लोगों को भी दिखा देता है, जिसे देखने के बाद सभी लोग बिल्कुल आश्चर्य हो गए। फिर वहाँ का लीडर बोलता है कि ये कार्ड किसी ऑर्डिनरी पर्सन के पास कैसे आ गया, ये तो हंटर्स के पास भी काफी मुश्किल से ही मिलता है। फिर उस क्लब का लीडर रे को एक्सेप्ट कर लेता है और कहता है कि अब तुम हमारे क्लब के मेंबर हो। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रे ब्रांड क्लब में जाता है और जब वो वहाँ जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पर केवल लड़कियां आई थी। फिर वहाँ पर एक लड़की उससे पूछती है कि तुम ये क्लब क्यों ज्वाइन करना चाहते हो। फिर वो कहता है कि ब्रांड क्लब एक फ्लावर को क्रिएट करती है जिसे वॉर में किसी को भी खिला सकती है। फिर वो लड़की कहती है कि यहाँ पर तो सिर्फ लड़कियां हैं, तुम्हें क्या कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर ये बोलता है कि मुझे लड़कियों से बात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होती। फिर एक लड़की उठती है और ऑब्जेक्शन करते हुए बोलती है कि इसका ध्यान केवल हम लोगों पर है, इसका ध्यान फ्लावर क्रिएट करने पर नहीं है। हम किसी भी लड़की को अपने गार्डन में जाने नहीं दे सकते, वरना वो उसे तोड़ देंगे। फिर उस क्लब की प्रेसिडेंट टीना पर रे को इस क्लब का मेंबर बनाने का डिसीजन छोड़ दिया जाता है। फिर टीना कहती है कि पहले मुझे तुम्हारा टेस्ट लेना होगा। फिर टीना उसे एक गार्डन में ले जाती है। वहाँ रे से कहती है कि तुम्हें इस गार्डन को हफ्ते भर में सारी जंगली घासों को काटना होगा, साथ ही साथ इसको उपजाऊ भी बनाना पड़ेगा। तो इतना कहकर टीना वहां से चली जाती है। उसके बाद रे तुरंत अपने काम में लग जाता है और वो पूरी मेहनत से वहां की सारी घास को काट देता है और 2 दिनों में उस गार्डन को उपजाऊ बनाने का काम भी शुरू कर देता है। क्लब की हेड देखती है कि रे इस काम को काफी मेहनत से कर रहा है। फिर वहां पर रेबेका आ जाती है। वो रे के लिए सैंडविच लेकर आई थी और वो कहती है कि ये खास मैंने तुम्हारे लिए इसे अपने कैंटीन में ऐड करवाया, क्योंकि मैं तो इस इंस्टीट्यूट की हेड हूँ। फिर रे वहीं पर बोलता है कि आप तो इस इंस्टीट्यूट के हेड के साथ साथ टॉप नोबल रैंक की बेटी भी हो। और रे बोलता है कि ये काफी अमेजिंग बात है। फिर हम देखते हैं कि कुछ लोग तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी रेबेका वहां पर रे से कहती है कि तुम्हारे यहाँ पर एक स्वॉर्ड स्पोर्ट्समैन मैच होने वाला है, जहाँ पर सभी ताकतवर लोग अपने साथ मुकाबला करेंगे। फिर रेबेका रे से बोलती है कि तुम्हें इसके अंदर हिस्सा लेना चाहिए, पर रे सिर्फ इतना बोल के छोड़ देता है कि मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर रेबेका रे की मसल्स को देखती है और कहती है कि क्या मैं इसे एक बार टच कर सकती हूँ। फिर रे कहता है क्यों नहीं। फिर रेबेका उसकी बॉडी को टच करने लगती है और ये कहती है कि ये कितना हार्ड है। और फिर वहीं पर रे जवाब देता है कि मैं बैकफुट फॉरेस्ट में बहुत ज़्यादा मेहनत करता था। तभी वहाँ कुछ लड़कियाँ आ जाती है और रेबेका को ऐसा करते हुए देख लेती है और वो कहती है कि वो कर क्या रही है। उन्हीं में से एक लड़की कहती है कि ये जरूर उस ऑर्डिनरी लड़की ने रेबेका के साथ कुछ कर दिया होगा। फिर रे उस गार्डन को 4 दिन के अंदर ही तैयार कर देता है और वो गार्डन बहुत ही शानदार लग रहा था, जिसे देखकर टीना थोड़ा रूडली कहती है कि ये उतना भी खास नहीं था, पर फिर भी तुम इस क्लब को ज्वाइन कर सकते हो। इसके बाद मेरे प्रिंसिपल को बुलाती है और वो कहती है कि यहाँ पर एक जासूस घुस गया है। इस बात की खबर सभी टीचर्स को कर दी गई है, पर मैं तुम्हें भी कहती हूँ कि अगर तुम्हें किसी के ऊपर में शक हो तो मुझे जरूर बताना, और ये बात सीक्रेट ही रहनी चाहिए। फिर अगले सीन में रे एक रास्ते पर जा रहा होता है तो उसे क्लैरिस दिखाई देती है। वो क्लैरिस को भी आवाज लगाता है, पर वो नीचे देख रही होती है तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देती। पर रे उसके पास जाकर उसे बुलाता है तो क्लेरिस कहती है कि मैं एक इंसेक्ट को देख रही हूँ। नोबल फैमिली में रहने वालों के लिए इंसेक्ट को पसंद करना बहुत ही अजीब लगता है। फिर क्लेरिस बोलती है इसलिए मेरा कोई भी फ्रेंड नहीं है। फिर रे वहीं पर बोलता है कि मुझे भी इंसेक्ट बहुत पसंद है। फिर क्लेरिस वहीं पर बताती है मुझे केवल बग पसंद है। फिर वहीं पर रे भी जवाब देता है कि मुझे भी बग बहुत ज़्यादा पसंद है, क्या मैं आपसे दोस्ती कर सकता हूँ। ये सुनकर क्लेरिस बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। ये देखकर रे डर जाता है और कहता है क्या मैंने कुछ गलत कह दिया। फिर क्लैरिस कहती है कि मुझे किसी ने अपना दोस्त बनाने के लिए नहीं पूछा। फिर ये कहता है कि मुझे तो तुमसे और भी बात करने का मन कर रहा है, पर अब अंधेरा होने वाला है तो और कभी हम लोग बग्स पे बात करेंगे। ये सुनकर क्लैरिस अपने मन में कहती है कि ये कितना सुंदर मौका है किसी से दोस्ती करने का। फिर वो थोड़ी नखरे दिखाते हुए कहती है अगर तुम इतना ही इंस्टेट कर रहे हो तो हम जरूर बात करेंगे। फिर अगले सीन में क्लास का सीन दिखाया जाता है। उसकी टीचर रे से पूछती है कि मैजिक कितनी तरीके की होती है। इसी पर रे आंसर करता है कि मैजिक को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। पहला लो ग्रेड मैजिक, दूसरा मिडिल ग्रेड मैजिक, तीसरा हाई ग्रेड मैजिक और चौथा होली ग्रेड मैजिक। और इसमें क्विक रिमूव और चेन भी आते हैं। दूसरे पार्ट में डीले मटेरियल और एक्सटेंसिव चेन भी आते हैं। ये सुनकर टीचर रे से काफी खुश हो जाती है और कहती है कि तुम्हें एकदम सही जवाब दिया। फिर बेल बज जाती है और टीचर सभी लोगों को कहती है कि तुम लोगों को 4 लोगों का ग्रुप बनाना होगा
फर्स्ट प्रैक्टिस में जाने के लिए। सब लोग काफी आसानी से ग्रुप बना लेते हैं, पर रे देखता ही रह जाता है। फिर रे का रूममेट एवी उसके पास आता है और वो कहता है कि चलो हम लोग ग्रुप बनाते हैं। फिर रे बोलता है कि मैं तो मैजिक में अच्छा नहीं हूँ। फिर एवी बोलता है कि कोई बात नहीं, तुम अपनी बॉडी का यूज करना। और वो देखता है कि एलिसा भी अकेले ही बैठी रहती है। फिर रे उसके पास जाकर बोलता है कि क्या तुम हमारे ग्रुप में आना पसंद करोगी। तो एलिसा कहती है बिल्कुल। और फिर वहां पर रोज भी आ जाती है और वो कहने लगती है कि क्या मैं तुम लोगों के ग्रुप में आ सकती हूँ। फिर रे कहता है कि तुम्हारे लिए तो पहले से ही एक सीट रिजर्व है। सभी रे को देखकर हैरान हो जाते हैं और जो नीले बालों वाला लड़का था वो रे से चिढ़ जाता है। फिर अगले सीन में टीचर और सभी स्टूडेंट्स फॉरेस्ट में आ चुके थे। फिर टीचर स्टूडेंट से बोलती है कि ये तुम लोगों का फर्स्ट प्रैक्टिकल है। तुम लोगों को इस फॉरेस्ट के अंदर जाना है और एक जगह पर चेक पॉइंट मिलेगा। तुम लोगों को चेक पॉइंट से स्टैम्प कलेक्ट करना होगा। और एक बात इस फॉरेस्ट में बता दूं कि यहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स भी पाए जाते हैं। किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन वो शायद से अपने आप ही पैदा हो गए। तो तुम्हें सावधान रहना पड़ेगा और तुम लोग किसी भी तरह की हेल्प मत मांगना, क्योंकि अगर किसी ने भी ऐसा किया तो उसे वापस से ही रिपीट करना पड़ेगा। और टीचर साथ में ये भी बताती है कि तुम लोगों को इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 24 घंटे ही मिलेंगे। फिर उनका टेस्ट वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। फिर जब वो लोग वहां से जा रहे होते हैं तभी अचानक से वहां एक मॉन्स्टर आ जाता है जो एलिसा पर अटैक करने ही वाला था। फिर रे उसे उस मॉन्स्टर से बचाते हुए अपनी तलवार से उसके 2 टुकड़े कर देता है। ये देखकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि कैसे रे ने इस मॉन्स्टर को 2 टुकड़ों में बांट दिया। फिर वो लोग उस स्टैम्प को अपने नोटबुक में रख लेते हैं। फिर क्लेरिस के ग्रुप को दिखाया जाता है। वो तो उस मॉन्स्टर्स को देखकर उससे प्यार करने लगती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी ज्यादा ही चौंक गए थे। फिर अगले सीन में हमें रे का ग्रुप एक बॉनफायर के पास एक दूसरे के साथ बैठकर बात करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पर रोज रे से पूछती है कि तुम इतनी आसानी से उस मॉन्स्टर को कैसे मार दिए। तो इसी पर रे बताता है कि मैं पहले ब्लैकफुट फॉरेस्ट में बड़ा बड़ा हूँ। इस पर रोज को डाउट होने लगता है और वो सोचती है पर हमें तो टीचर ने कुछ और ही बताया था रे के बारे में। फिर रोज कहती है कि मुझे इसमें बहुत मजा आ रहा है। इसी पर ईवी बोलता है कि तुम एक ऑर्डिनरी लड़की के साथ कैसे बोल लेती हो। फिर रोज बोलती है कि मैंने कभी इस तरीके की कैंपिंग नहीं की, क्योंकि नोबल लोगों को इस तरह से बाहर जाने नहीं दिया जाता। फिर रोज एलिसा को देखकर कहती है कि तुम कितनी खूबसूरत हो। फिर रे का रूममेट रे से बोलता है कि मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। फिर उसके ग्रुप के सारे मेंबर्स आराम करने लगते हैं और रे उन सभी लोगों की रखवाली करने लगता है। फिर रे सोचता है कि किस तरह से वो उस बैटल फील्ड को छोड़कर यहाँ स्टैम्प कलेक्ट करने का मकसद आखिर है क्या। फिर उसकी टीचर की कही हुई बातें उसे याद आती है और वो कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें अपनी आइडेंटिटी को छुपा कर रखनी होगी और तुम अपनी पहचान कुछ खास दोस्तों को बता सकते हो। फिर सुबह का सीन दिखाया जाता है जिसमें रे को किसी की चीखने की आवाज आती है और फिर वो वहां से जाने लगता है उसकी तरफ। पर उसके ग्रुप वाले उसे रोकने लगते हैं, लेकिन वो रुकता नहीं है। जब वो वहां पहुंचता है तो वो देखता है कि आर्याने ग्रुप का एक मेंबर के ऊपर में एक बड़ा सा मॉन्स्टर अटैक करने वाला था। फिर वो आर्याने से बोलता है कि मुझे तुम्हें बचाने दो। फिर रे अपनी फास्ट मूव एसेंशियल कोड का इस्तेमाल करके वो उसे वहां से बचा लेता है। फिर वो उस मॉन्स्टर को अकेला ही हरा देता है। रे आर्यानी की भी मदद करने जाता है, पर वो बोलती है कि मुझे एक ऑर्डिनरी लड़का नीचा नहीं दिखा सकता। फिर उसके बाद रे का ग्रुप वहां पर आ जाता है। फिर आर्यानी के ग्रुप वाले उनसे कहते हैं कि हमें यहाँ से नीचे उतारो। फिर रोज रे से पूछती है क्या तुमने इस मॉन्स्टर को अकेले ही मारा। तो रे कहता है हाँ, मैंने अकेला ही मारा। फिर रोज बोलती है कि ये कैसे, आखिर तुम हो कौन। फिर वो मॉन्स्टर एक मैजिक कर सकता था जिस वजह से वो फिर से उठ खड़ा हो जाता है और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। रे समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर अब और भी ताकतवर हो चुका है, मुझे अब अपना स्पेशल पावर का इस्तेमाल करना होगा। तभी अमेलिया अपनी पावर को यूज करके उस मॉन्स्टर को गिरा देती है। फिर एवी एक पत्थर उसकी तरफ फेंकता है और एलिसा अपनी मैजिक का इस्तेमाल करके उस पत्थर को बहुत तेजी से मॉन्स्टर की तरफ में फेंक देती है। उसके बाद मौका देखकर रे उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर देता है। उस मॉन्स्टर से नीले कलर का खून निकल लगता है और जब वो एमेलिया के टीममेट पर गिरता है तो वो सभी लोग आजाद हो जाते हैं। फिर एवी रे की तारीफ करता है कि कैसे उसने उस मॉन्स्टर के 2 टुकड़े कर दिए। फिर एलियम अपने टीममेट को देखकर सोचने लगती है कि रे शायद इतना ताकतवर है। फिर क्लैरिस भी ये सोचने लगती है कि रे सच में इतना ताकतवर है और फिर रे अपने टीममेट का आखिरी स्टैम्प भी कलेक्ट कर लेते हैं। फिर एलिसा बोलती है मुझे माफ कर देना, मैं तुम लोगों को रोक रही हूँ। तभी वहीं पर एवी बोलता है तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं और रे अपनी बॉडी पर बिलीव करते हैं, हम तुम लोगों को आने का मौका दे रहे थे। तभी अमेलिया एलिसा को गले लगाकर कहती है तुम बहुत क्यूट हो। फिर रिजल्ट का अनाउंसमेंट होने लगता है और इसमें रे की टीम फर्स्ट आती है। क्लैरिस काफी खुश हो गई और ताली बजाने लगती है, पर बाकी सब लोग बस घूर रहे थे। फिर क्लैरिस कहने लगती है कि ये सब कितने बेकार लोग हैं। ये सभी लोग ये सोचने लगते हैं कि रे कैसे जीत गया। फिर एलिसा बोलती है कि तुम इन पर ध्यान मत दो। फिर अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि व्हील चेयर पे एक औरत आती है जिसका नाम लीडा था और एक मेड आकर उससे कहती है कि आप बहुत जल्दी आ गई। उस पर वो औरत चिढ़ती हुई कहती है कि तुम यहाँ से चली जाओ। फिर वो मेड कहती है कि एक जवान लड़की को बताने के लिए 3 दिन लगते हैं, यहाँ पे तो उसका 20 गुना बीत चुका है।
फिर वो मेड कहती है कि स्टैड वो आ चुका है। फिर वो मेड अपने बाल को सजाने लगती है और वो दरवाजे पर पहुंचती है। दरवाज़ा खोलते ही वो रे को स्वागत करती है और रे भी उसे वापस से ग्रीट करता है। और वो मेड कहती है कि लीडिंग लेडी आपका इंतजार कर रही है। ये लेडी कोई और नहीं बल्कि रे की मास्टर थी। रे उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछता है और वो लेडी रे से कहती है कि कितना वक्त हो गया तुमसे मिले हुए, क्या तुम ठीक हो ना। फिर रे बोलता है कि वैसे मैं तो ठीक ही हूँ और अभी तक मैं अपना सीक्रेट सबसे छुपा कर रखा हूँ। फिर रे को उसकी मास्टर बोलती है कि मैंने तुम्हें ये आइस ब्रेडर सॉर्सरर इसलिए दिया कि तुम कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ये तुम्हारा कॉल होगा कि तुम इसे कैसे इस्तेमाल करोगे। फिर वो लेडी कहती है कि मैंने एक खास बात करने के लिए तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। मैंने एक अफवाह सुनी है कि तुम माइनक्राफ्ट में हिस्सा लेने वाले हो। देखो, वैसे सॉर्सरर कोड को क्रिएट करना होता है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैजिक हमेशा तुम्हारे ब्रेन से बनती है। ये तो तुम्हें पता है ना। फिर उसकी मास्टर बोलती है कि ब्रेन का फ्रंटल हिस्सा मेन मैजिक का कोड बनाता है और वहीं से उत्पन्न भी होता है। फिर उसकी मास्टर बोलती है कि मैंने अपने जीवन में केवल इसी पे रिसर्च किया है। वो कहती है कि सॉर्सरर और अपने ब्रेन में काफ़ी घना संबंध है। अगर तुम इस संबंध को समझ जाते हो तो तुम ये दुनिया की सच्चाई को समझ जाओगे। और जब तुम कोई भी अच्छे काम करने जाओगे तब वो लोग उत्पन्न हो जाते हैं और सॉर्सरर और ब्रेन के संबंध को तोड़कर केवल ब्रेन के हिस्से को पता करने लगते हैं। और लोग इस हद तक जाने के लिए किसी भी निर्धारित से गुजरते हैं और वो लोग बहुत बुरे होते हैं। उनका नाम है यूजेन एक्स। वो लोग मुझे भी ज्वाइन करने के लिए कह रहे थे पर मैंने मना कर दिया। और मैंने तो ये भी सुना है कि वो लोग ऐसा करने के लिए लोगों से किसी तरीके के एग्रीमेंट भी साइन करवा लेते हैं। फिर रे लीडा को बाहर टहलाने के लिए ले जाता है। फिर लीडा रे से कहती है कि सॉर्सरर के नाम पर वो लोग मानवता को खत्म करने वाले हैं। इस पर रे बोलता है कि आप ठीक बोलती हो। फिर लीडा रे से कहती है कि तुम अपने दोस्तों के बारे में कुछ बताओ। रे इस बात को सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि जब से मैं एकेडमी में ज्वाइन हुआ हूँ तब से मेरे बहुत अच्छे दोस्त बने हैं। और वो ये भी बोलता है कि एलिसा बहुत ही खूबसूरत है और वो अपनी किताबों में खोई हुई रहती है। लीडा बोलती है कि अगर अगली बार आना तो तुम अपने दोस्तों को भी लेकर आना। इस पर रे बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि आप इतनी जल्दी इच्छुक हो जाएंगी उनसे मिलने के लिए। फिर वो कहती है कि अगर वो लोग तुम्हें खुश रखते हैं तो मैं उनसे ज़रूर मिलना पसंद करूंगी। फिर लीडा भी कहती है कि तुम मैजिक फाइटिंग कंपटीशन में ज़रूर हिस्सा लेना। लीडा बोलती है कि जब मैं वहाँ रहती थी तब उस कंपटीशन में कई बार हिस्सा ले चुकी हूँ। फिर इस पर रे बोलता है कि मुझे इस कंपटीशन में कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद लीडा बोलती है कि देखो, मैं इस हालत में नहीं हूँ कि अब तुम्हें बचा सकूँ, पर मैं तुम्हें एक बुक दे रही हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इस बुक को ज़रूर पढ़ोगे और ये तुम्हारे काम भी ज़रूर आएगा। तब रे लीडा को थैंक यू बोलता है और उस पर लीडा बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर अगले सीन में हमें रे और एलिसा को दिखाया जाता है। तो रे एलिसा से पूछता है, क्या तुम कहीं जा रही हो। तो एलिसा उसी पर कहती है कि मैं लाइब्रेरी जा रही हूँ जो कि सेंट्रल जिले में है। फिर रे पूछता है, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूँ। इस पर एलिसा शर्मा जाती है और कहती है, क्यों नहीं। वो कहती है कि एक सेकंड रुको, मैं चेंज करके आती हूँ। फिर उसके बाद वो चेंज करने के लिए चली जाती है। जब वो चेंज करके आती है तो रे उससे पूछने लगता है कि तुम चेंज करने के लिए क्यों गई थी। तो ये पर एलिसा बोलती है कि हम लोग पहली बार एक साथ बाहर जा रहे हैं, मैंने इसलिए चेंज किया। इस पर रे बोलता है कि तुम इस ड्रेस में काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। फिर एलिसा और रे लाइब्रेरी में जाते हैं और वहीं पर एलिसा एक बुक नहीं उतार पा रही थी, तो फिर रे उस बुक को उतारकर उसे दे देता है। फिर एलिसा बोलती है कि मैं एक लव स्टोरी बुक को पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं दूसरे की फीलिंग्स को जल्दी समझ नहीं पाती, इसलिए इसके ऑथर ने इसमें बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है। फिर वो लोग लाइब्रेरी से बाहर जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर क्लैरिस आ जाती है और वो सोचने लगती है कि रे से बात करना इतना ज़्यादा मुश्किल क्यों है। फिर क्लैरिस उनके सामने आ जाती है और ये देखकर रे बहुत हैरान हो जाता है और वो कहता है कि क्लैरिस, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा। हम लोग रेस्टोरेंट जा रहे थे, क्या तुम आना पसंद करोगी। तो क्लैरिस थोड़े नखरे दिखाते हुए कहती है कि अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो मैं ज़रूर चलूंगी। फिर तीनों एक रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए चले जाते हैं। क्लैरिस और एलिसा दोनों धीरे धीरे एक दूसरे से बात करने लगती है। फिर बाद में दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करने लगती है। फिर अगले सीन में हमें तीनों अपने अपने रास्ते जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर रे को अचानक से रोज दिखाई देती है और रे उसके पास जाता है। वो रोज को ग्रीट करने लगता है और फिर वो बताता है कि एलिसा और क्लैरिस तीनों लंच करने के लिए गए थे। इस पर रोज थोड़ा सा चिढ़ते हुए मूड में बोलती है कि ठीक है, तो अब तुम मेरे साथ चलोगे, चलो ना कपड़े खरीदने के लिए। रोज अलग अलग कपड़े पहनकर रे को दिखाने लगती है और फिर वो रे से बोलती है कि तुम शायद लड़कियों से काफ़ी आसानी से बात कर लेते हो। इस पर रे बोलता है कि जब मैं पैदा हुआ था तो मेरे आसपास बहुत सारी औरतें थी। तभी अचानक से अमेलिया को एक मकड़ी दिखाई देती है तो वो ड्रेसिंग रूम से सीधा बाहर चली जाती है और फिर रे उससे पूछने लगता है कि आखिर क्या हो गया। जिस पर अमेलिया बोलती है कि कुछ नहीं। इसके बाद अमेलिया रे से सॉरी मांगती है, पर रे बोलता है कि सॉरी तो मुझे मांगनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हारा बॉडी टच किया। फिर अगले सीन में अमेलिया कहती है कि मुझे रे को सच्चाई बता देनी चाहिए। फिर उसके बाद के सीन में हमें दिखाया जाता है कि रे अपनी टीचर के साथ में बात कर रहा था, तो वहाँ पर वो टीचर को ग्रीट करने लगता है। तो टीचर बोलती है कि तुम्हें अभी ग्रीट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी कोई क्लास नहीं चल रही।
फिर उसके बाद टीचर रे से पूछती है कि तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ कैसी चल रही है। इस पर रे बोलता है कि मेरी स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छी चल रही है। ये सुनकर टीचर थोड़ी सी उदासी हो जाती है, जिस पर रे पूछता है कि आखिर क्या हो गया। तो वहाँ पर उसकी टीचर बोलती है कि मैं अपनी सोशल रिसर्च में इतना ज़्यादा बिजी थी कि मैंने स्टूडेंट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। मैं जानती हूँ कि तुम एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हो और यहाँ के नॉर्मल बच्चे तुम्हें ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट को देखा है जो किसी रिलेशनशिप में और ग्रेड के चक्कर में बिना ग्रेजुएट हुए ही यहाँ से चले जाते हैं। मैं जब अपनी पुरानी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मुझे काफ़ी पछतावा महसूस होता है कि काश मैंने अपनी टीचिंग पर ज़्यादा काम किया होता, तो जो स्टूडेंट्स यहाँ से आज छोड़कर चले गए हैं मैं उन्हें रोक सकती थी। फिर इस पर ये बोलता है कि आपको पछताने की ज़रूरत नहीं है, आप हम लोगों की सबसे अच्छी प्रोफेसर हैं। इस पर वो टीचर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुमको कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मेरे पास ज़रूर आना। फिर ये बोलता है कि ये अकेडमी मेरे लिए कितना अच्छा है, यहाँ मुझे कई सारे दोस्त मिले और एक अच्छी प्रोफेसर भी मिली। फिर एलियम को दिखाया जाता है वो जंगल में आग लगा देती है और वहाँ रे प्रैक्टिस करता रहता है, तभी वहाँ पर एक केप में कुछ दिखाई देता है।